नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज के इस सीरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लेवल 1 है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें आज हम पूरे चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर हम लोग इस सीरीज के साथ पूरा समय देते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है इस सीरीज के अंत तक आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यानी केमिकल बॉन्डिंग आपकी मुट्ठी में होगी। और ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम हो, अगर वहाँ केमिस्ट्री पूछी जाती है तो ये बिल्कुल श्योर है कि वहाँ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। तो इसी महत्ता को देखते हुए हम लोग इस सीरीज को पूरे तन्मयता के साथ 1 बाय 1 थारोली सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बिना देर किए हुए हम आपका इस श्रृंखला में स्वागत करते हैं। और स्वागत की कड़ी में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये रहा आपका वैलेंसी। वैलेंसी हमने खूब अच्छे से समझा था। संयोजकता, संयोजकता का मतलब है एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह से कंबाइन होता है। तो एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। और जब भी हम वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वैलेंसी हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है। क्या होती है? एक इंटीजर वैल्यू होती है। आपको इसमें समझाए भी थे कि किस तरह से ये वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर से डिफरेंट है। वैलेंसी आपका एक इंटीजर वैल्यू है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर यानी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकती है। तो वैलेंसी को आप जानते हैं कि इंटीजर वैल्यू है, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू है, और साथ ही साथ ये एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। इट मींस ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमको बहुत अच्छे से पता हो तो वैलेंसी की जो ओल्ड डिफिनीशन थी, वो ओल्ड डिफिनीशन ही हाइड्रोजन पर बेस्ड थी। कोई एटम कितने हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है, वही उसकी वैलेंसी होती थी, ओल्ड डिफिनीशन। और यहाँ तो आप वेरी वेल नोन है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉनिक का एक्सचेंज करेगा, और इस तरह से इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 होती है। मेरे दोस्तों आगे बढ़े। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। मेरे दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? इक्वल हो। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आप इसमें सब में चेक करिएगा तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 - 1 यानी 15 इलेक्ट्रॉन। कार्बन साइनाइड में 6 + 7 - 1 का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यानी टोटल 6 + 7 + 1, ये हो जाएगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बात करोगे तो हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन। इट मींस CO आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपका Cn- है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 7 नाइट्रोजन के, और निगेटिव चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। मेरे दोस्तों बहुत आसानी के साथ हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सीरीज में आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आप बने रहें। इसमें आपको देखना है कि किसका स्यूडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे दोस्तों जब हम ऑक्टेट की बात करते हैं तो ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये ऑक्टेट रूल है। बट ये सारी बातें लागू होती हैं यस और पी ब्लॉक के तत्वों के लिए। यही सिचुएशन अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो जिस तरह से यस में 2, पी में 6, इस तरह से हम पूरा करके 8 पूरा करते हैं अदर में, ये जो आपका मिल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? S2P6, ये ऑक्टेट है। इसी तरह से डी ब्लॉक में यस में 2, पी में 6 और डी में 10, इस तरह से जो 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, यह भी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। और इस तरह से इसको हम स्यूडो ऑक्टेट बोलते हैं, या इसे हम स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या आप इतनी बात समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आपको मिलेगा 4s2 3d 9। बट यहाँ पर वो एक्सेप्शन वाला केस है,
यहाँ हो जाएगा 4s2 4s1 3d10। इससे पहले आपका 3s2 3p6। अगर आप यहाँ देखो, चूंकि +2 लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दोगे, यहाँ से निकाल दोगे तो 3d9, इसके पास कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई, 2 6 9 17। तो ये कॉपर +2 में तो स्यूडो इनर्ट नहीं है। क्या मिलेगा इसमें, इसमें जो सिचुएशन इसकी मिलेगी, ये कब, अगर कॉपर प्लस होता तो स्यूडो इनर्ट होता। Zn+2 की बात करें, वेरी गुड, यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 4s2 और 3d10। यम जिंक पर क्या है, +2 चार्ज लगा हुआ है, +2 का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये आपका बन गया s2p6d8। ये थर्ड सेल में ये आपका स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। अब बाकी का भी आप देखिएगा, तो बाकी को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल कर आप देखिएगा कि क्या उनमें ये सिचुएशन मिलती है, तो आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन केवल यहाँ Zn+2 में मिल रही है। क्या आप इतनी बात समझ पाए कि क्या मतलब है स्यूडो इनर्ट का? स्यूडो इनर्ट का मतलब है s2p6d8, केवल s2p6 है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये सिचुएशन ऑक्टेट की है। s2p6d8 ये सिचुएशन स्यूडो ऑक्टेट की है या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या यहाँ बताने की जरूरत है? मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, सबके पास 6 + 3 - 1, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा भैया 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 + 3 - 1, यहाँ हो जाएगा भैया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ की बात करोगे 16 + 8 × 28 × 3 यानी 24, यहाँ आप देखोगे 40 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देख लिए तो 1 बाय 1 चेक करते हुए अगर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन के 3, आपको हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करो भैया, कार्बन में 6, 3 हाइड्रोजन के 3 और एक निगेटिव चार्ज लगाओ इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, ये आपका रहा। बाकी इसको आप अपने आप चेक कर लीजिएगा, 2 + 16 हो जाएगा आपका 18 और यहाँ 2 + 8 हो जाएगा 10। तो इस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपका यही दोनों है, दोनों में आपके 10 इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन मिल रही है। ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा करना है तो 2 चाहिए, इसको पूरा करना है तो 3 चाहिए। बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर ऐसा कुछ देखोगे तो यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ मिलता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आपका यही है। वैसे केवल नंबर ही देख लो तो 7 + 8 = 15 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये बॉन्ड भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कोई दिक्कत? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट अभी हम बात करके आए हैं आपसे भैया। वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव, निगेटिव या फ्रैक्शनल, ये ऑक्सीडेशन नंबर के केस में होता है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को हम बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए और अभी हम लोग एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होता है, कोई एटम हो या कोई आयन हो या कोई केमिकल स्पीशीज, उसके ऊपर जितना चार्ज लगा होता है वो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होती है। बट वैलेंसी उसके द्वारा एक्सचेंज किए गए, ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पीरियड में जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इनकी जो वैलेंसी है, ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होती है? मेरे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैलेंसी को लेकर के जब हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आप ले लीजिए, चलो हम इसको अच्छे से आपको समझा देते हैं। सेकेंड ग्रुप ले लो या थर्ड ग्रुप ले लो, और अगर रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने बोला है तो थर्ड ग्रुप को ही हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, थर्ड ग्रुप को। और थर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें तो भैया आ जाइए, सोडियम, आगे मैग्नीशियम, दूसरा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन। ऑक्सीजन की बात करोगे तो यहाँ NaH, MgH2, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट पहले देख लेते हैं, MgH2, AlS3, SiH4
पी से आ जाएगा आपका PH3, सल्फर का आ जाएगा H2S और Cl का आ जाएगा HCl। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ देखिए सोडियम का के साथ NaH आपका बन रहा है ना, ये आपका बनाएगा एक, इसकी वैलेंसी यहाँ 2, AlH3 यानी वैलेंसी 3, SiH4 4, PH3 फिर 3, H2S फिर 2 और HCl फिर 1। यानी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ध्यान देना मेरे दोस्तों, 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है और फिर 4 के बाद घटना शुरू कर देती है। बट यही सिचुएशन अगर हम सोडियम के केस में और यहाँ तक लाएं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ ये शुरू होगा, यानी ये 2O, यानी यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ 2 Na लगाओ यानी सोडियम की वैलेंसी 1। जबकि अगर हम Cl की बात करें तो Cl2 वो 7, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 का मतलब यहाँ हो जाएंगे 14, 14 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन आपका 2 ही आया, इसका मतलब एक क्लोरीन का 7, यानी सोडियम का 1 क्लोरीन का 7, यानी 1 से 7 तक इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन के केस में वैलेंसी 1 से लेकर के 7 तक इंक्रीज होती है। तो अब आपको कुछ बताने की जरूरत है, ऑप्शन आप देख लिए होंगे और आप समझ भी गए होंगे कि हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बात आप ये देख लीजिए, इनके सारे स्ट्रक्चर आप बनाकर देख लीजिएगा, वहां पर यही सिचुएशन आपको मिलेगा। Na2O, MgO, Al2O3, SO, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। अब आप देख लीजिए भैया सबकी वैलेंसी, यहाँ पर आपका क्या मिल रहा था, यानी ये 2O, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, 1 से लेकर के 7 तक इंक्रीज करती है। मेरे दोस्तों आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कोसेल ने जो एक्सप्लेन किया था आयोनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, किसके बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। किसके बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, क्योंकि ये आउटर मोड सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते थे और उस ऑक्टेट के कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करते थे, और जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता था तो कैटायन और एनायन बनते थे, और ये जो कैटायन एनायन का जो कॉन्सेप्ट था यही आपका आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अच्छे से समझाता था। तो आपका आंसर ये है। ठीक है, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था, और जब कैटायन एनायन बन जाते हैं तो कैटायन एनायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स ही आपका आयोनिक बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं? इसमें आप दोनों को आप समझिए, फिर उसके बाद अपना आंसर बता सकते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट है। अब अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होता है बट टू मेटल के साथ नहीं भैया। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो मेटल है, जो एक्सेप्ट करता है वो नॉन मेटल है। तो भैया मेटल टू नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और ट्रांसफर में भी शर्त है कंप्लीट ट्रांसफर, दे दिए सो दे दिए, कोई दिक्कत। शेयरिंग से तो कोवैलेंट बन जाएगा, डोनेशन से तो डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? सारे ऑप्शन को हम लोग देखते हुए चले, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। मेटल मेटल के बीच में शेयरिंग होगा, भाई ट्रांसफर का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपका जो बी ऑप्शन है दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन कम नियर, बोलो भैया, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन मेरे दोस्त अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे के पास आते हैं, बट एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद में, एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद में इनमें रिपल्सन भी लगने लगता है, क्योंकि जब दो केमिकल स्पीशीज आती हैं तो इनके बीच का न्यूक्लियस और बाहर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। बट इसका न्यूक्लियस इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनका न्यूक्लियस इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ होता है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फील करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ये है। अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर रिएक्टिव, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, D10 आ रहा है, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका NH2 हीलियम जैसा है, ये भी समझ लो भैया, इनर्ट ही समझ लो थोड़ी देर तक। और यहाँ पर आप देखिए तो हैलोजन की बात है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हर संभव अपना ऑक्टेट कंप्लीट
करना चाहेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी से रिएक्शन करेंगे, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है, यानी इसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े और बढ़ते हुए अगर हम देखें तो आपका अगला क्वेश्चन है द कैटायन विद 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। कौन सा ऐसा कैटायन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है? मेरे दोस्तों, ये पीबी कार्बन फैमिली का है। इस फैमिली का है, कार्बन फैमिली का है, और कार्बन का है एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक 2 एंड 4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पीबी के आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख कर भी आप देख सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो जानो, बट यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए कम समय में, तो पीबी अगर इसने 2 ही प्लस लगाया है, इसका मतलब 4 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए हैं, अभी भी इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आपका आंसर ये हुआ। बाकी तो सबके पास आउटर मोस्ट सेल में 8-8 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इनका एक सेल घट गया और उस अंदर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो है। यहाँ पर आप देखिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? हीलियम यानी 2, नियान 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनान 54, रेडान 86। देख लो भैया, कॉपर 29, यहाँ पर 28 है, जिंक 30, 28, स्कैंडियम 21, पर 3 चार्ज लगे हुए हैं, 21 3 चार्ज लगे हुए हैं भैया, कम करो, 18 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक आर्गन। अब आपका आंसर भी मिल गया। यहाँ इसको आपको चेक करना है, चेक करो, नहीं आप आगे बढ़ जाओ। बोथ आयन हैव हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का मतलब भैया, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, यानी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसा किसी के पास है तो ये आ जाओ भैया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। हाइड्रोजन का कितना है? 1। लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में इस पर आएगा प्लस चार्ज, इस पर आएगा माइनस चार्ज, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो ये 3 से भी हो गया 2, ये एक था लेने के बाद हो गया 2, यानी दोनों हीलियम के जैसे हैं। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर हम लोग आगे और अच्छे से बात करेंगे, इसके अंदर कोवैलेंट करेक्टर भी होता है, वो बात हम लोग अलग तरीके से समझेंगे। बैक बॉन्डिंग ऐसी जो दूसरी तमाम स्टोरी है, यही सिचुएशन आपके पास मिलेगा BH3 को लेकर के, BH2 के लेकर के, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड बनाते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जरूरत पर, आपकी डिमांड पर। अगला क्वेश्चन है लेविस थ्योरी किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और सेल का कॉन्सेप्ट बोर, तो चाहे बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर कह लो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लो। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ मिला होगा भैया 24 इलेक्ट्रॉन, और 24 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये, अगर आप जनरली अब्बा प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो आपको मिला होगा 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, बट यहाँ पर अब्बा प्रिंसिपल एज इट इज फॉलो नहीं होता, क्योंकि क्या पता था आपको, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है उस समय आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ये सिचुएशन आपको लग रहा है कि एक्साइटमेंट जैसा है, बट ये इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका ग्राउंड स्टेट ही है। मेरी बात आप समझ गए? आपने और जो दूसरे तरीके से समझा, ये उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं है, यहाँ पर अफबा प्रिंसिपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। दिस वन इज योर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब अगला क्वेश्चन देख लो भैया, सोडियम हाइड्रोजन अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? भैया सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन पर आएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो हीलियम। ऑक्टेट रूल नॉट फॉलोड। मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से आप यहाँ सोचिए और समझिए, यहाँ पर जो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि ये जो NO2 है आपका, ये आपका ओड इलेक्ट्रॉन है,
और ओड इलेक्ट्रॉन सिचुएशन ही है, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है भाई, लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, रीजन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या बनाए इसको हम क्या, जैसे भैया नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन के साथ 2 तो आपका बना लेगा भैया कोवैलेंट बॉन्ड, इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा। बट नाइट्रोजन के साथ जो दूसरा ऑक्सीजन बना रहा है, इसके लिए 2 अनपेयर चाहिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कोई जैसे 2s2 2p3, इसके पास अगर कोई दूसरा डी ऑर्बिटल होता तो 2 अनपेयर करके ऐसा कुछ करता, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑक्सीजन को दे देगा लोन पेयर अपना, इस तरह से बना लेगा डे2 बॉन्ड। अगर इसने डे2 बॉन्ड बना लिया तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बट अभी इसकी बात करो तो इसका आप देखो भैया, आपके समझ में वैसे आ जाएगा, इसके पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन ही है, इट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से क्या समझते हैं। ऑक्टेट रूल इज फॉलोड इन ENF3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। बट यहाँ पर देखोगे भैया 7 और 3 फ्लोरीन से 3, यानी हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा भैया, हाइपर वैलेंट। NO की बात करो, ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझाते ही आ रहे हैं, NO NO2 कुछ भी हो, यहाँ पर भी बात करोगे ये ओवर ऑक्टेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 10 से ज्यादा है, हाइपर वैलेंट कंपाउंड बना लेगा। कोई दिक्कत, आप 1 बाय 1 बना के भी देख भी लो, हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझाए हैं, इसको समझाने की कोई जरूरत है, इसलिए कोई जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका मालिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, भैया आ जाओ, 2 ही सिचुएशन है ऑक्टेट रूल में, 2-3 बातें आपको याद ध्यान रखना है। हमने ये सीखा था कि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी है, ये ऑक्टेट रूल बताता था, सॉरी ऑक्टेट रूल ये कहता था। बट आपको बहुत सारे ऐसे केमिकल स्पीसीज मिलेंगे जो स्टेबल हैं बट उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसमें एक एक्सेप्शन आपका H+ भी है, ये भी स्टेबल है बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगली बात अगर हम करें तो 2 सिचुएशन आएंगी, या तो ये 8 से कम हो या फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम वही होंगे जिनके वैलेंस सेल में 4 या इस 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगर वो अपना सब कुछ करें भी, शेयरिंग वगैरह करें भी, तो भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो बोरान आपका आ गया, बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन के साथ अगर शेयरिंग करेगा तो टोटल हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हाइपोवैलेंट, निम्न संयोजी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है, ये आपका हो गया ऑक्टेट रूल से डेविएट करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। अगर आप बात करें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन PO4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन PO4-3, मेरे दोस्तों P आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, O आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितनी बार आया है, ये 4 टाइम आया है। यहां से आप देख लीजिए भैया, 6 इंटू 4 24, फास्फोरस का 5 29 और 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आप और काटिए, आपको ऐड करने के बाद आपको पता चल गया होगा, दिस इज योर 32 इलेक्ट्रॉन। हम लोग इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके भी हम लोग शेप भी डिसाइड करते थे, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर भी काउंट करते थे, और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करते थे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। ये जो 32 को आप डिवाइड करिए 8 से, आपको मिलेगा 4, दिस इज योर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे आप वैलेंसी फैक्टर कहते थे, जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन पता करते थे, हाइब्रिडाइजेशन आपका पता चलता है, sp3 हो जाता है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हम लोग पता कर लेते हैं, वैलेंसी, ये सारी चीजें ज्योमेट्री से। अगला आप आ जाइए भैया, ऑक्टेट रूल कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, सल्फर आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन से जुड़ा है, यानी 4 की शेयरिंग कर लेगा, पता चल गया आपके पास क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, नहीं फॉलो किया। बाकी आप देख लो भैया, 5 + 4 - 1 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब भैया 5 + 3 8, 4 + 4 बॉन्डेड एटम 8, दिस वन इज योर आंसर। अगला आ जाइए भैया, वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है, सल्फर को अगर आपने देखा होगा मेरे दोस्त, तो इसकी वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। एग्जाम्पल H2S, H2O,
ये सब इसकी वैलेंसी 2 बताती है। आपने वेरी वेल नोन एक मॉलिक्यूल देखा SF4 वैलेंसी 4 दिख गई, SF6 वैलेंसी 6 दिख गई। तो यहाँ पर ये दिखाता है। रीजन इसके पास एक ही है कि इसके आउटर मोस्ट सेल जो है वो आपका 3s2 और 3p6, और अगर थर्ड सेल की शुरुआत हो गई तो 3d 3d भी, और इस 3d की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके जब ये एक्सटेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाता है तो ये अपनी वैलेंसी भी सॉरी चेंज करता रहता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटेंड करके ये वैलेंसी को चेंज भी कर लेता है। सो वेरिएबल वैलेंसी आपका यही दिखाता, जबकि इन सबके पास ऐसी कोई कैपेसिटी, सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम के पास ये कैपेसिटी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े मेरे दोस्तों, आ जाइए। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन चाहिए, क्या बनाना है हमको भैया? आयोनिक बॉन्ड बना लो धूमधाम से। इसमें मुझे क्या करना है? ए को बनाना है प्लस, बी को बनाना है माइनस। ये प्लस कब बनेगा? जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन देने के लिए जिम्मेदार होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये वैल्यू जितनी ज्यादा लो होगी इलेक्ट्रॉन आसानी से एनर्जी दे देगा। बी की बात करें तो बी को इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन लेने से रिलेटेड जो एनर्जेटिक कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को होना चाहिए ज्यादा ताकि तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए लो, इसका मतलब कम एनर्जी देकर निकाल लें। तो आप देख लीजिए भैया, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो। लो आयोनाइजेशन एनर्जी को होना चाहिए लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए हाई। तो भैया आपका आंसर मिल गया। कोई दिक्कत? फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड आपको बनाना है, इसके लिए सबसे बढ़िया स्थिति क्या है? बढ़िया स्थिति, अगर आपको आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो आ जाओ। आयनिक बॉन्ड का मतलब आसानी से कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दे, एनायन आसानी से एक्सेप्ट कर ले। तो कैटायन के ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज हो, ये जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कम, और इसके पास होना चाहिए निगेटिव चार्ज भी कम होना चाहिए। तो चार्ज के मामले में कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज कम, एनायन पर निगेटिव चार्ज कम। अगर चार्ज के मामले में देखें तो हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड लार्ज एनायन, नहीं बाबू। कैटायन पर तो भैया हो स्मॉल होना चाहिए, चार्ज तो स्मॉल ही होना चाहिए। एनायन को तो लार्ज नहीं भाई, उसको एक्सेप्ट करना है, एनायन को होना चाहिए छोटा। लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, गुड भाई। एक तो ये तो हो ही गया। साथ ही साथ अगर साइज कोई फैक्टर में ले तो कैटायन की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो कैटायन होना चाहिए भैया बड़ा, और एनायन छोटा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये एनायन होना चाहिए छोटा। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। आपका इलेक्ट्रॉन है यक्ष और वाई आपस में मिलकर के बॉन्ड बना रहे हैं। वाई स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वाई पर लगेगा माइनस चार्ज। यक्स स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यक्स पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। मेरे दोस्तों चार्ज दोनों के सेम है तो यक्स वाई बनेंगे x+1 y-1, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। अगला आ जा भैया 28, ये आपका वही क्वेश्चन है, अपने हिसाब से आप देख लीजिए। साइन केवल बदल जा रहा है, यहाँ ये निगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, आंसर आप बता दीजिएगा भैया। दो इलेक्ट्रॉन है ए और बी, ए और बी दो एटम है, दो एलिमेंट है। ए एंड बी कंटेन 3 and 6 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ए के पास भैया 3 है, बी के पास 6 है। वैलेंसी सेल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड भैया, इनकी वैलेंसी आप देख लो। इनको चाहिए 2 और ये अपना 3 देंगे, तो कैसे बैलेंस करें? इनको कर दीजिए भैया 3 टाइम तो हो जाएगा 6, इसको कर दो 2 टाइम तो आपका हो जाएगा भैया A2B3। इनकी वैलेंसी हो जाएगी भैया 3, इनकी वैलेंसी है 2, तो बैलेंस करना है ना। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की तो जरूरत है। एम के ऊपर +2, ए के ऊपर -3, आपका फार्मूला वही पहले के जैसा है, आपको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दो एलिमेंट की इतना है और इतना है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम। हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एटम आप लीजिए,
अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 या इससे ज्यादा है तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रहे, कोई भी आयोनिक बॉन्ड प्योरली आयोनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये फजान दादा ने बताया था। फजान के रूल को भी ध्यान में रखिएगा। बट यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन जब आए, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो मेरे दोस्तों आप समझ लीजिए, तो यहाँ तो आप देख ही रहे हो भैया, 3.5 माइनस 1 इक्वल टू 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस धूमधाम से खूब ज्यादा है, तो ये बनाएगा आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम ही होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है भैया, और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी ये वाला बहुत झपट के इलेक्ट्रॉन लेगा और ये धूमधाम से अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और जहां इलेक्ट्रॉन के लेन देन यानी ट्रांसफर की बात हो जाए, एक ही नारा एक ही नाम, आयोनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। दो एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। आप समझिए भैया ये मैग्नीशियम है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोले तो दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है भैया, मोस्ट लाइकली टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विद मोर आयोनिक नेचर। यहाँ देख लो भैया, फजान रूल लगा लो या जो भी समझ लो। अगर यहां तक की बात हम लोग समझ लिए, सीजियम फ्लोराइड, क्योंकि कैटायन की साइज होनी चाहिए बड़ी और एनायन की साइज होनी चाहिए छोटी, और ऐसे में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका है सीजियम एंड फ्लोरीन, और बनाएगा कंपाउंड सीजियम फ्लोराइड। दिस इज मोस्ट आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। अगर इससे पूछो भैया तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ MgCl2। क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 2 8 7 लेने की बात हो तो 1 लेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज इजिली फॉर्म्ड, कौन सा कैटायन बहुत आसानी से बनेगा भैया? K+, क्योंकि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसका मतलब कैटायन बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम पोटेशियम आपका नीचे है, फिर आप इस साइड में चलोगे तो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटनी शुरू हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी इधर इधर जब चलते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगती है ना, तो इसका उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटने लगती है। तो करेक्ट आंसर इज योर K+। कौन डिफिकल्ट होगा, किसको बनाने में बड़ा कठिनाई होगी? सबसे पहली बात आप देख लीजिए भैया, Al+3 की बात करो भैया, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चलो ये आसान है, अगली बार आप निकालोगे और बहुत मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। हम आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जब सिखाए थे तो हम आपको बताए थे कि I1 थोड़ा सा कम है, लेकिन I2 की वैल्यू ज्यादा है, I3 तो बहुत ज्यादा है, और I4 तो इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है, दूसरा थोड़ा मुश्किल से, तीसरा तो बहुत ही मुश्किल से, और 3 पॉजिटिव चार्ज बनाना तो वेरी डिफिकल्ट। स्टेबल कैटायन एमंग दी फॉलोइंग कौन ज्यादा स्टेबल है भैया? आप ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए, इसमें कौन बढ़िया ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है अपना, कोई दिक्कत बताना पड़ेगा, देख लो भैया, कंप्लीट ऑक्टेट है ये, इनर्ट गैस वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी स्यूडो इनर्ट है, हाँ कंफ्यूजन, ये स्यूडो इनर्ट है, ये आपका इनर्ट यही लेकर के आप लोग कंफ्यूज होंगे ना, तो दिस वन इज मोर स्टेबल। निकिल ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन इट्स प्रेजेंट, भैया निकिल डाई पॉजिटिव कैटायन बनाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए
4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, ये बनाता है आपका धूमधाम से। इसमें से कौन ज्यादा आयोनिक है? धूमधाम से अभी आपको बता ही दिए थे, वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। आयोनिक नेचर ऑफ द बॉन्ड इज लोवेस्ट, हाँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा भी है। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कटायन की वजह से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो अब आपको आयोनिक नेचर कम करना है। इसका मतलब एनायन की साइज, एनायन की साइज क्या करें, बढ़ा दीजिए, और एनायन की साइज बढ़ाओगे तो आयोडीन सबसे बड़ी साइज है। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो मेरा बॉन्ड पैरामीटर में हमने फजान रूल पढ़ा था, उसको आप देख लीजिएगा जाकर के, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आयोनिक नेचर के लिए भाई, कैटायन के लिए पॉजिटिव चार्ज और साइज का कॉन्सेप्ट था, एनायन के लिए नेगेटिव चार्ज और साइज का कॉन्सेप्ट था। वहां से आप देख लीजिए कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वही पर डिपेंड करता था। आयोनिक नेचर इज मोर इन, आयोनिक नेचर इज मोर इन, एजी को छोड़ो भैया, आ जाओ सबसे छोटा फ्लोराइड ले लीजिए। अब आयोनिक कैरेक्टर को समझना तो एक बार हम आपको यहाँ डिटेल में समझा देते क्योंकि आपको बार बार मन में आ रहा। आयोनिक कैरेक्टर अगर मुझे बढ़ाना है तब के लिए कैटायन जो हो इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, कैटायन की साइज बड़ी होनी चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होना चाहिए। एनायन के केस में अगर आयोनिक कैरेक्टर बढ़ा तो साइज उसकी होनी चाहिए छोटी, साइज क्या होनी चाहिए छोटी, और उसका नेगेटिव चार्ज है वो भी होना चाहिए कम। समझ पा रहे हो? यहां से आप कंपैरिजन कर लिया करो भाई, एजी एजी की वजह से तो कोई चेंज आएगा नहीं। चार्ज की बात करो तो सबसे पार -1 -1 -1, तो अब एक ही फैक्टर बचा साइज, तो जिसकी साइज छोटी उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। यहां से आप पहले वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिए अगर वहां ना समझ पाए हो तो। कोवेलेंट नेचर उल्टा आप आ जाइए, अगर कोवेलेंट नेचर तो उसी का उल्टा चले आइए, और उसी का उल्टा चल करके जब आप आएंगे तो आप समझ लीजिए कैटायन के पास साइज छोटी और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। एनायन के मामले में आ जाएगा भैया साइज बड़ी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, उल्टा हो गया। आप सोच लो, इसमें कंपैरिजन कर लो, ये जो कॉम्बिनेशन आपको देखने में आएगा तो कोवेलेंट नेचर के मामले में ये कॉम्बिनेशन जो आपको मिलेगा ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, आप आगे चल करके अगर कंफ्यूजन हो तो देख लेंगे। भाई यहाँ तो एक एक चार्ज ही, तो एक चार्ज खत्म करो कहानी, आप दो चार्ज पर आ जाओ, दो चार्ज में आप इन दोनों पर फोकस कर लीजिए। कैटायन की साइज छोटी ना, द कंपाउंड विद मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, क्वेश्चन आपका वही है, उसी के हिसाब से आप सोच लीजिए। कैल्शियम, कैल्शियम, जिंक, जिंक, साइज क्लोराइड, फ्लोराइड, साइज क्लोराइड, फ्लोराइड, क्या हम आपको दे दें करने के लिए? कोई दिक्कत नहीं, वो आपको जो ये जो बता दिए यहीं पर अप्लाई करिए, और देख करके आप समझिए और आपने आपकी हल करने की कोशिश करें। अगला, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने का मतलब ये जल्दी उबलने लगता है, यानी मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड। अगर लिक्विड की बात है तो इसको क्या होना चाहिए, ज्यादा वाष्पशील होना चाहिए, अदरवाइज इसमें से आपको क्या ढूंढना है, गैस। तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, दिस वन इज योर CH4। ये जो रिएक्शन है आपका NaCl, इस तरह की सिचुएशन हो रही है भैया। यहाँ ये जो बात हो रही है बॉन्डिंग की, और आपको पता है बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को इनहांस करता है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। और कोई भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होती है इट मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिलेट करता है एक दूसरे से। डेल्टा HS फॉर आप Na, ये जो आपको दिख रहा है सोडियम के केस में, जब ये Na से Na+ बनता है तो इसका होता है आयोनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी यहां होता है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन।
कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड के लिए बढ़िया फैक्टर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लैटिस एनर्जी, अरे वो तो बनने के बाद की बात है। हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, अब दोनों की या किसी एक की हाई हो, एक की लो हो, इजी टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है भाई। इससे क्या अधूरा है, क्योंकि इसका दूसरे वाला का आयोनाइज एनर्जी भी समझाइए ना। बॉर्न हाइबर साइकिल इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग दी, मेरे दोस्तों ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाता है, और इस तरह से लैटिस एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी ये समझाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सबको कंक्लूड करते हुए ये लैटिस एनर्जी को समझाने की कोशिश करता है, जिससे आप आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ये बहुत सारे टॉपिक को पढ़ते हैं, हाइड्रेशन ऑफ साल्ट या हाइड्रेशन ऑफ आयन को समझते हैं। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड आयोनिक ही है भैया, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड है ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस तरह से दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर ये चार्ज अपोजिट हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की वजह से है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है इनमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए एक तरह से क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड जहां तो आपको दिख रहा हो वहीं आप ले लीजिए भैया, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन, नॉन डायरेक्शनल का एक ही मतलब, क्या मतलब भैया? आयोनिक बॉन्ड, भाई Mg+2O-2 लेस आयोनिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोज, आपको हम दे दिए, बताइएगा मुझे, क्योंकि आपको बता दिए आयोनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर को लेकर के चार्ज और साइज कैसे इफेक्ट करता है। यहां तक अगर बात हम पहुंचा दिए तो यहां तक हम पहुंचते पहुंचते आगे, आयोनिक सॉलिड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये सॉलिड स्टेट में है मेरे दोस्त तो इनके जो आयन है, जैसे हम NaCl की बात करें तो Na प्लस और Cl माइनस, ये मोबाइल नहीं है, ये गतिशील नहीं है, इनमें मूवमेंट नहीं होता है। अगर मूवमेंट नहीं होता है, अगर आयन का मूवमेंट नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सॉरी दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मेनी आयोनिक क्रिस्टल डिजॉल्व इन वाटर, एक ही रीजन है, जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जो आपका वाटर है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका हाई है तो जो आयंस बन रहे हैं उस आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको ये वाटर कर देता है वीक, और वीक कर देने की वजह से ये आयंस एक दूसरे से हो जाते हैं अलग, और जैसे ही आयन अलग होते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, चूंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का एंड नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन का एंड पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इनका जो अपोजिट एंड है उस आयन को चारों तरफ से घेर लेता है, यानी उसका सॉल्वेशन कर देता है। तो बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे की वजह से आयोनिक क्रिस्टल डिजॉल्व होते हैं। आप चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से समझा दीजिए, चाहे आप आयनों के सॉल्वेशन से समझा दीजिए, चूंकि वाटर है तो आयनों के हाइड्रेशन से समझा दीजिए, जैसा आप समझ गए होंगे। तो वाटर डिक्रीज इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन द क्रिस्टल लैटिस ड्यू टू सॉल्वेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एम्फोट्रिक होने से कोई मतलब ही नहीं है, हाई बॉइलिंग लिक्विड से कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये केवल ऐसे समझा दीजिए। 57 क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर, गुड गुड। आगे मेरे फजान चच्चा का क्वेश्चन, ये जो भी आपको बता रहे थे कैटायन, कैटायन के पास जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और अगर इसकी साइज कम होगी तो ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ये खींच लेते हैं,
इसी को हम बोलते हैं कितना तेजी से खींच लेते हैं, ये होती है इनका पोलराइजिंग पावर। ऐसे एनायन की बात करें तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज होता है, तो एनायन के लिए हम यूज करते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या यूज करते हैं? पोलराइजेबिलिटी। और ये उसका उसी तरीके से साइज होनी चाहिए भैया बड़ी, और निगेटिव चार्ज होना चाहिए ज्यादा। तो कैटायन की बात कर रहा है तो भैया पोलराइजिंग पावर का संबंध कैटायन से है। और कैटायन के लिए देख लीजिए भैया, किसकी साइज छोटी और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख ही रही है, बताने की कोई आपको जरूरत नहीं है। अब हम यहां तक की यात्रा बहुत अच्छे से करते करते हम लोग पहुंच रहे हैं, तो आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आयन है जिसका पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम है। आप देख लीजिए, जिसकी साइज छोटी, और अगर साइज छोटी होने की बात करें तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटी साइज आपके इस मैग्नीशियम की है, मैग्नीशियम +2। यहां पर आप समझ जाएंगे। अगर इतनी बात आपके समझ में आ रही है तो मेरे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, कंपेयर करिए। क्या कंपेयर करना है? आपको कंपैरिजन करना है कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बीच में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भैया स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट। अब आप सोच लो भैया, एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बॉन्ड इनका स्ट्रांग है, तो इनका भैया मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बोलो भैया। ये करेक्ट आंसर मिला कि नहीं मिला? भाई बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ऑप्शन आप ढूंढ करके देख लीजिए। भाई जो देर में पिघलेगा, जो हाई टेम्परेचर पर पिघलेगा, हाई टेम्परेचर पर उबलेगा भी। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 60। ये आपका कोई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, यानी आयोनिक कंपाउंड है। ये कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ही नहीं है, और नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। हम आपको अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से इसे समझाए हैं। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो आप सेशन को फिर से शेयर करिए, और हम लोग इस सेशन में कंटिन्यू बने रहें। तो आप तक की यात्रा में हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपका मन कर रहा हो तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की दिशा में हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 61। तो आपने देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 61 था। 61 में आपको करेक्ट आंसर आपका अपना मिल गया होगा। क्या है करेक्ट आंसर? एक ही सिस्टम, कैटायन की साइज बड़ी कर दीजिए, एनायन की साइज आप छोटी कर दीजिए, आपके कंपाउंड में आयोनिक करेक्टर बढ़ जाएगा। आप इसे देख लिए हो तो आप समझ भी चुके होंगे कि आपका करेक्ट आंसर होगा CsCl, क्योंकि कैटायन इसी में सबसे बड़े साइज में है। एक कंपाउंड है जो थर्ड ये ग्रुप से बिलोंग करता है, दूसरा आपका सेकंड ये ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी इसके आउटर मोर्टल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 हो सकती है। एक ही बात के तो थर्ड ग्रुप में है, यानी इसके वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3, यानी आप कर दीजिए, ए को कर दीजिए भैया 2 टाइम, बी को कर दीजिए भैया 3 टाइम, कंपाउंड आपका बन जाएगा A2B3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज इन द ऑर्डर। देखिए भैया, जो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इस तरह से आप उसे कंपेयर करके देख लें। ऑक्सीजन का 3.4 समथिंग, आप देख लीजिएगा भैया। कार्बन का 2.4, हाइड्रोजन का 2.1, और कौन आ रहा है? नाइट्रोजन का आपका लगभग 3.5 समथिंग आएगा, मतलब इससे थोड़ा सा कम, यानी 3 के समथिंग कुछ आएगा। आप देख लीजिए, अब आप कंपैरिजन करके आप देख लीजिएगा कहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। फ्लोरीन का 4, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, अब आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा।
फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको यहाँ बता दी गई है। इस तरह से आप कंपेयर करके देख लीजिए, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर। अगर आप देखोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको यही मिलेगा, और आप देख भी लीजिए और आपका आंसर भी संभवतः यही वाला मिलेगा। संभवतः क्या, आप देख लीजिए अच्छे से। अगला आ जाइए, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। नेचर ऑफ बॉन्ड इन ए बी आप देख लीजिए भैया, ए की वह और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, 3, यानी इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो एक का डिफरेंस आ रहा है, यानी इसके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड भी कैसा होगा, पोलर होगा, और पोलर होने पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ गए होंगे, बॉन्ड बनेगा आपका कोवेलेंट और ए पर लगेगा नेगेटिव चार्ज पार्शियली। क्या आपको बताने की जरूरत, आप तो समझ ही गए भाई, दोबारा कुछ क्या है। 65, कौन सा कंपाउंड है जो कोवेलेंट, नॉट अ कोवेलेंट पॉलीमर, नॉट अ कोवेलेंट पॉलीमर, नॉट अ कोवेलेंट पॉलीमर, क्योंकि भैया कोवेलेंट कंपाउंड है ना कि पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब ऐसे बहुत सारे, सिलिका में SiO2 बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ करके, डायमंड में कार्बन आपस में जुड़ करके, सिलिकॉन कार्बाइड में ये भी आपका, लेकिन जो आपका ग्लूकोज है ये आपका मोनोमर है। फार्मूला C6H12O6, ये मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट नहीं है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, मोनोमर कह लीजिए। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम इन, कुछ नहीं मेरे बच्चों, एक ही बात देखिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, उसके लिए वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा। और इन सब में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा फार्मूला भी बड़ा इसी का है, इसी का मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज्यादा, आप चेक करिए इसी का मिलेगा। यहाँ तक का जो डिस्कशन था वो बॉन्ड को लेकर के था, डिफरेंट टाइप में। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन सब पर बात करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होने का मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज्यादा आयोनिक बॉन्ड होगा, बॉन्ड में पोलैरिटी अगर बढ़ेगी तो पोलैरिटी बढ़ने से वो बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है, और बॉन्ड के स्ट्रांग होने का मतलब उसके लिए एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो ये सिचुएशन आप यहां से देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। एक ऑप्शन यहाँ भी आप देख लो, कितना मिलेगा, 3.4 यानी समथिंग, और 2.1 कैलकुलेट कीजिए कितने का अंतर आएगा, 1.3, यहाँ पर आएगा 2 पॉइंट, हाँ कोई विशेष, इसको पर भी आप गौर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, लार्ज एंड बॉन्ड एंगल की अगर बात करें, NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री 28 मिनट, बट एक लोन पेयर प्रेजेंट इसलिए थोड़ा सा कम होगा, 107। बाकी अगर इनकी हम बात करें तो ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग इन सब में जो बॉन्ड एंगल मिलता है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री से के आसपास होता है, 91 92 इसी के आसपास होता है। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल मिलेगी वो आपकी NH3 के लिए ही मिलेगा। ऑर्बिटल जो आपका बन रहा है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा आपका आ गया, लेकिन ये कौन सा यस इन्वॉल्व हो रहा है वहां से देख लीजिए। और वैसे अगर हम बात करें तो परसेंटेज यस करेक्ट बढ़ने के साथ साथ वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। परसेंटेज यस करेक्टर अगर बढ़ेगा किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो परसेंटेज यस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से पोलैरिटी चेंज होगी, और उसकी वजह से बॉन्ड भी आपका वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो उस तरह से ये देख सकते। अगर इसके साथ कोई दूसरा ऑर्बिटल भी ले लिया जाता तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि और क्या स्पष्ट कर रहा है। क्या आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन सा हाइड्रोजन है जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर आप देखो यहाँ पर दो फैक्टर काम करता है, एक तो साइज फैक्टर और दूसरा सेम एटम है तो और सारी बातें हैं नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, आपके मन में आएगा जो सबसे छोटा होगा
वो बॉन्ड बढ़िया से बनाएगा, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। बट जो फ्लोरीन है इसकी साइज इतनी ज्यादा छोटी है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर बना लेता है। और ऐसे में फिर आपका ये सीक्वेंस मिलता है, जो कि सीक्वेंस कौन सा है आपका, ये। कोई दिक्कत? इसमें आप देख लीजिएगा कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड स्ट्रांग की बात करें तो N2 में बात करें, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड होने की मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने का मतलब इसे हम ऑलमोस्ट इनर्ट ही मान लेते हैं। समझ गए हमारी बात? ऑलमोस्ट इनर्ट ही मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बॉन्ड बहुत जल्दी से ब्रेक हो जाएगा? आप समझ गए हो, कुछ कहने की जरूरत है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन खूब ज्यादा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है? बिल्कुल वही एग्जांपल आप ले लीजिए, और एग्जांपल अगर आप ले लोगे तो sp3 109 डिग्री 28 मिनट, बट एक लोन पेयर का याद रखिए, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल घटती है, 107 रफली बोल दें। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री 28 मिनट, बट दुई लोन पेयर है इसलिए बॉन्ड एंगल 104। BCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 120। आप देख लीजिए भैया सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा इसी पर मिलेगा। 74 CH बॉन्ड शार्टेस्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम आपको ये बताए थे कि जो कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp sp2 और sp3, कैसे आप फाइंड करते हैं? इसका सबका स्ट्रक्चर आप देखिए, कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। आप इनका स्ट्रक्चर लीजिए भैया, कार्बन sp2, कार्बन sp2, कार्बन आपका sp, कार्बन आपका sp, C2H6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तीनों कुछ करने की जरूरत है, ये सब समझ गए। यहाँ पर बेंजीन की बात करोगे तो बेंजीन में भी आप ले लीजिए, ये स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, सारे के सारे कार्बन यहाँ पर क्या है sp2। अब आपको कुछ बताने की जरूरत है? कोई बात आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे परसेंटेज यस करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यानी कि बॉन्ड शार्ट होता जाएगा। एक ये लॉजिक। दूसरी बात, अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो आप समझ ही जाते हो, अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो और अट्रैक्शन खूब ज्यादा है, यानी एटम बहुत पास पास आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ये मॉलिक्यूल है C2H2, जिसे आप एसिटिलीन कहते हैं, जिसे आप एथाइन कहते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, चाहे वो CC बॉन्ड हो चाहे वो CH बॉन्ड। आगे बढ़े, क्योंकि हम आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर के भी सोचना शुरू कर रहे हो तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को समझने के लिए आपको इसी अप्रोच से आगे बढ़ना होगा। केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड का कंपैरिजन करना है तो आप केवल इस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये दोनों अप्रोच आप देख लीजिएगा, तो इसके पास CH और CC बॉन्ड दोनों छोटे होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, बॉन्ड एंगल किसमें सबसे कम होगा? यहाँ पर आप समझ लीजिए भैया, हाइब्रिडाइजेशन लगाइए, और हाइब्रिडाइजेशन लगाते समय यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या मिलेगा sp का मतलब 180 डिग्री का एंगल है, OF2 sp3 दुई लोन पेयर, यहाँ पर sp3 दुई लोन पेयर, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हम आपको बता दिए हाइब्रिडाइजेशन को समझना जरूरी है। बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड 120, 109, 109, 180, तो यहाँ क्लियर है। आप कुल मिलाकर के कम कम तो ये वाले हो गए, ज्यादा ज्यादा वाले, बाकी बचा आपका H2O और OF2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे दोस्तों यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, नया कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ा हुआ है फ्लोरीन।
समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा ये कि इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ऑक्सीजन के पास पास आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर आ गया ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब ये जो बॉन्ड पेयर इसमें रिपल्सन बढ़ेगा और ये एंगल फैल करके बड़ी हो जाएगी। जबकि आप OF2 के केस में लोगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? फ्लोरीन के पास। यानी अब लोन पेयर या जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम से दूर चला गया, ऑक्सीजन से दूर चला गया, यानी यहाँ पर रिपल्सन कम हुआ। रिपल्सन कम होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब ये बॉन्ड पास पास आ जाएंगे, और बॉन्ड बॉन्ड पास आने का मतलब ये जो एंगल है वो कम हो जाएगी। तो अब इन दोनों में से भी सबसे कम किसका है? तो ये आपका OF2 है, जिसका हमने न्यूमेरिकल डाटा भी यहाँ पर आपके लिए दे रखा है। क्या आप समझ पाए इसमें आपको क्या बताने की कोशिश की गई है? यहाँ पर आपको इसलिए ये अप्रोच दिया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम का बढ़ेगा तो भैया बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और अगर सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घट जाएगी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अप्रोच आपके पास होना जरूरी है। रीजन यही, भाई सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड पेयर को खींचा, इसमें रिपल्सन ज्यादा हुआ, दोनों बॉन्ड फैल गए। अगर सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो जो आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो सराउंडेड एटम के पास चला गया, यानी बीच में गैप उसे ज्यादा मिलेगा, यानी रिपल्सन कम हो जाएगा, यानी बॉन्ड पास पास आ जाएगा, यानी एंगल कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसमें होगी? तो बॉन्ड सबसे वीक होगा। अगला क्वेश्चन आप चले आइए, CC बॉन्ड लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट बता दे रहे हैं, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, और चूंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन कार्बन सिंगल, इसमें क्या होता है रेजोनेंस, तो हम ये कह लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, और ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन तो आपका सिंगल बॉन्ड ही है। अब आपको कुछ कहने की जरूरत है, सबसे छोटा बॉन्ड कहाँ मिलेगा? C। कुछ बताएं कि आपका काम हो गया, आपका काम हमें लग रहा है पूरा पूरा हो गया, समझ गए? इसे आप डेढ़ बॉन्ड कह लो ना, इसे 1.5, इसे आप 2 बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर सिंगल तो है ही, बट वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कुछ बॉन्ड एंगल घटती है। अगला चले आइए भैया, बॉन्ड एनर्जी इज हाईएस्ट, एक ही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा, बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग, यानी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसमें आप देख लीजिएगा भैया, आपको बहुत अच्छे से पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d की जो शेप होती है वो होता है क्या? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसमें जो ट्राइगोनल वाले तीन हैं, इनके इनके बीच की एंगल क्या मिलती है? 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का एंगल है। और एक आपका ऐसे परपेंडिकुलर स्क्रीन के ऊपर और परपेंडिकुलर स्क्रीन के एक इस साइड में एक उस साइड में, और ये आपका बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ है, इसके बीच में जो एंगल मिलेगा 90, तो 90 एंड 120, ये जो एंगल आपको मिलेगा इसमें मिलेगा आपका कौन सा सेट है? ये आपका सेट है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, वहां से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में, वो शेपर और हाइब्रिडाइजेशन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं भैया, हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस ये है, क्लोरीन का ये है, HCl का पूछा जा रहा है, तो भैया इनका आप ले लीजिए, इनसे कोवेलेंट रेडियस आप पता कर लीजिए, इनसे कोवेलेंट रेडियस पता कर लोगे, और इन दोनों को जोड़ करके इसका बॉन्ड लेंथ आप पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़े हम, अगला है बॉन्ड एंगल सबसे कम किसमें होगा? क्या इसको कुछ बताने की जरूरत है? मेरे दोस्तों, बॉन्ड एंगल कम हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट एक लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल को भैया ये घटाएगा, क्योंकि हमने खूब पढ़ा है, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल आपको H2O में मिल जाएगी। अगला देख लीजिए भैया, CO2 में डाइपोल मोमेंट किसके लिए 0 है? डाइपोल मोमेंट का मतलब हुआ, अगर दो एटम के बीच में पोलर बॉन्ड है
अगर इनकी जो पोलैरिटी अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर नेट जो डाइपोल मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसके लिए फार्मूला है, इस फार्मूले को तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा किसी भी एंगल में कैलकुलेट करने के लिए। कभी कभी पूछता है जो आपका BF3 बनता है, ये ऐसे इसको समझाने के लिए। अब ध्यान दो, इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। बट यहाँ पर जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये जो दोनों बांड है, इन दोनों बांड की वजह से जो डाइपोल मिलेगा, इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। अगर हम इस फार्मूले से मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का जो जोड़ने के बाद जो इसका जो हाफ होगा ये इसके बराबर इधर मिलेगा। तो इस तरह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इस तरह से ये मॉलिक्यूल के लिए भी डाइपोल मोमेंट 0। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आप तमाम तरीके से समझ सकते हैं। और बाकी डाइपोल मोमेंट के लिए हम आपको बताए थे क्या, रेगुलर ज्योमेट्री हो, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब जैसा हाइब्रिडाइजेशन कह रहा हो, और साथ ही साथ सारे के सारे एटम अगर सेम हो तो फिर वहां डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, भले ही बांड आपका पोलर क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन आप आ जाए। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसमें कौन नॉन पोलर है। नॉन पोलर तभी होगा, नॉन पोलर का मतलब सेम एटम अगर आपस में जुड़े होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे, और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते तो ना तो किसी के ऊपर प्लस लगता है ना ही किसी के ऊपर माइनस लगता है। ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो। तो एक टाइप के जब एटम होंगे तभी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिल पाएगा, बॉन्ड भी आपका नॉन पोलर होगा। आगे भैया अगला क्वेश्चन, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे कम है, कुछ बताने की जरूरत है, ट्रिपल बॉन्ड है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप देखिए और इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, फॉर्मल चार्ज रेजोनेंस आप लगाइए, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर टहलाइए, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अगर आप यहां से देखिए समझ पा रहे हो, C ट्रिपल बॉन्ड O के ऊपर आ गया प्लस, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर आ गया माइनस। आप समझ सकते हैं, दिस वन इज योर करेक्ट। कोई दिक्कत है, ये दोनों तो क्या ऑप्शन हो गया है। अगला आ जाइए, ये क्वेश्चन आपका है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जो लोन पेयर बचता है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। ये सब आपको बताएं इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं, आप समझ जाइएगा, आपका आंसर यही है। क्या फिर से बताएं, आप समझ गए। अगला, रेजोनेंस किसकी वजह से होता है। रेजोनेंस का एक ही रीजन है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। हालांकि केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये आपका पाई बॉन्ड, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल में ये चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी का डीलोकेलाइजेशन हम देखते हैं, यही अपना पोजीशन छोड़ करके पूरे मॉलिक्यूल पर टहलने जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, मॉर्निंग वॉक करा रहे होते हैं आप पाई इलेक्ट्रॉन का, और पाई इलेक्ट्रॉन जब मॉर्निंग वॉक पर निकलता है तो इसके साथ साथ चार्ज भी मॉर्निंग वॉक करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन भी मॉर्निंग वॉक करने लगते हैं, और ये स्टेबिलिटी को इनहांस करता है, स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, स्टेबलाइज कर देता है सिस्टम को। अगला आ जाइए भैया, साइनाइड है, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होगा, कैसे होगा। अगर आप इसको आप ध्यान से देखें तो आप समझिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, कोई दिक्कत। यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज लगाने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, बट इस सिचुएशन में आपस में ये इंटरचेंज करते रहते हैं,
और इंटरचेंज करने के बाद में सी ट्रिपल बॉन्ड एन और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो इस रेजोनेंस के चलते दोनों पर होता है। समझ गए ना? कौन सा मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस शो नहीं करेगा? अगर हम टॉलुइन की बात करें, एनिलीन की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, बेंजीन की बात करें, अब आप समझ गए भैया, पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डिलोकलाइजेशन, इसका आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है ये भी होगा। बट इसके पास इसके लोन पेयर को टहलने के लिए कोई पाई बॉन्ड ऐसा नहीं मिल रहा है जिसको टहला के लाए, तो इसके पास रेजोनेंस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इनोलिक फॉर्म का मतलब है ये आपका रहा CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, ये एसीटोन है। इनोलिक फॉर्म का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में लगा दीजिए भैया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका आ गया OH, ये आपका आ गया CH3, और इसके पास जो वैलेंसी बचे उसको ऐसे कर दीजिए। अब आप गिन सकते हो तो गिन लीजिए, तो मुझे बताने की जरूरत है। आप देख लीजिएगा भैया, एक सिग्मा बांड यहाँ, एक सिग्मा बांड यहाँ, एक सिग्मा बांड यहाँ, एक सिग्मा बांड, एक सिग्मा बांड, एक सिग्मा बांड, और CH3 है तो 3 सिग्मा बांड यहाँ भी बन जाएंगे। गिन लिए? पहली बात तो एक पाई आप पकड़ के रखिए, जो डबल बांड है इसमें एक पाई है, तो एक पाई वाला ऑप्शन पहले देखो, एक पाई, एक पाई, एक पाई, एक पाई, एक पाई, ये दोनों भैया कैंसिल करो। अब एक पाई के साथ में लोन पेयर की बात हो रही है, तो लोन पेयर भैया ऑक्सीजन आपका है, ऑक्सीजन है, इसके पास द्वि लोन पेयर होता है, तो द्वि लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट ले लो, और बाकी सिग्मा बांड तो आप समझ ही गए होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आप आ जाइए भैया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रेजोनेंस के लिए? रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्वल एनर्जी तो नहीं रखता है भैया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूट है वो एटम शुड बी इन द सेम पोजीशन, हाँ ये सही बात है आपके लिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर की जो बात करें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दी कॉन्स्टेंट, ये भी सही है। सबसे पहले आप इसी ऑप्शन को आप ध्यान दीजिए, समझ गए होंगे, क्योंकि रेजोनेंस में जब हम आप बात करेंगे तो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जो मोर स्टेबल सिचुएशन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और ये भी कहेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है, इस तरह से समझेंगे। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपका ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कार्बोनेट एनायन है, कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हो रहा है, सेम बॉन्ड एंगल, हाँ, बॉन्ड अनइक्वल, हाँ, अगर आपके मन में कहीं ये आ गया आपको रेजोनेंस नहीं पता है, तब आप कह सकते हो कि अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है, बट रेजोनेंस के चलते ये सारी चीजें, एक कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसमें आप सारे बॉन्ड एंगल को क्या बता रहे थे? इक्वल बता रहे थे, और ऐसी सिचुएशन में आप समझ गए होंगे मेरी बात को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? एक को छोड़ दो बाकी सब करेक्ट है, आपका ऑप्शन ये है, डायपोल मोमेंट आ गया। अभी आप देख ही रहे थे, सब कुछ उसमें कुछ मतलब ही नहीं है, आप समझ गए इसको आयोनिक बॉन्ड में समझते समझते। किसमें आयोनिक करेक्टर सबसे ज्यादा? इन विच फॉलोइंग गैसियस मॉलिक्यूल द आयोनिक करेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज ग्रेटेस्ट? किसमें आयोनिक करेक्टर सबसे ज्यादा है? आयोनिक करेक्टर सबसे ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हो, एनायन की साइज छोटी हो, एनायन पर चार्ज कम हो। आगे आ जाइए, 95 की बात करो, इसमें डायपोल मोमेंट किसमें सबसे ज्यादा है? डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसमें है? डायपोल मोमेंट के लिए जो फार्मूला है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट आपके लिए ध्यान रखना है, एक तो डिस्टेंस, चार्ज सेपरेशन खूब हो, और चार्ज की वैल्यू खूब हो, ये दोनों जहां भी बढ़ रही होंगी वहां के लिए आप डायपोल मोमेंट ज्यादा आप बता सकते हैं। अगला, इसको आप किसमें मेजर करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। अगली बात आप ले चलें,
आगे बढ़े, mx3 है, जीरो डायपोल मोमेंट है, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है, एटॉमिक नंबर 21 है। कुछ आपको बताने की जरूरत है, mx3 एटॉमिक नंबर ये यानी SCCl3 की बात कर रहा है, और SCCl3 की बात जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ बताना पड़ेगा? नहीं, आप सोच लीजिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p6, और जो आपका दूसरा है, क्योंकि जब ये +3 पर आएंगे तब ऐसी सिचुएशन में आप आगे चल करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू पोलर बॉन्ड, एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भैया। वेक्टर सम ऑफ देयर बॉन्ड मोमेंट, क्या आपको फार्मूला याद है? म्यू नेट इक्वल टू 2 इंटू डायपोल मोमेंट इंटू cos थीटा बाई 2। अब आप समझ ही सकते हो भैया, थीटा की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, आगे आपको जो समझना है वो समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट किसमें सबसे कम होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और साथ ही साथ चार्ज सेपरेशन। आपको कुछ बताएं, या काम आपका हो गया? चार्ज सेपरेशन और डिस्टेंस, साइज से पता चलेगा डिस्टेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलेगा क्या? चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितने ज्यादा चार्ज उतने लगेगा। बाकी आप यहाँ समझदार हैं, समझदार हैं तो आंसर आप दे ही दीजिए। अब ये रहा मेरा 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा भैया डायपोल मोमेंट सबसे कम कहाँ होगा? सबसे कम डायपोल मोमेंट की बात करें भैया, बेंजीन, कार्बन, 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 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आपको लग रहा होगा रेगुलर ज्योमेट्री, ये सारे बॉन्ड पोलर तो हैं, CH बॉन्ड, बट एक दूसरे से ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इनके लिए म्यू नॉट की वैल्यू 0, यानी अभी तक हम लोग पढ़ते हुए सारा मामला क्या हो गया? शून्य। और अब हम इस सेशन को भी करते हैं शून्य, क्योंकि अब आप लोग थक भी चुके होंगे, तो आप लोग आराम कीजिए, तब तक फिर से हम लोग मिलते हैं। चलिए अब हम लोग सेंचुरी से आगे बढ़े, और सेंचुरी से आगे बढ़ते हुए आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला रहा। इसमें देखिए भैया डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट किसके पास डायपोल मोमेंट है? अगर आप देखिएगा ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये आपका वी शेप में है। हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करिए, ये सिचुएशन आपको मिलेगी, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट होगा नहीं, कुछ इफेक्ट इधर रहेगा, कुछ इफेक्ट रहेगा, ये आपका डायपोल मोमेंट है। बाकी सब में देखोगे ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, बताने की जरूरत है? सब में Cl Hg Cl, B Cl Cl, CD Cl Cl, तो बॉन्ड भले ही पोलर है, बट एक दूसरे का डायपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, इसलिए सबके लिए वैल्यू 0, बट यहाँ वी शेप में होने से इसका कोई ना कोई नेट डायपोल मोमेंट आपको मिल ही जाता है। यहाँ देख लीजिए लीस्ट डायपोल मोमेंट किसके साथ होगा, तो लीस्ट डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आप देखिए और समझिए, NH3 PS3 NCl3, शेप आप समझ लीजिए और शेप से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किसका डायपोल मोमेंट सबसे कम है। क्या बताएं कि आपका काम हो गया, एक बार इसके ऊपर गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डायपोल मोमेंट किसके लिए हाईएस्ट है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा रहा। एक ही सिस्टम है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा, इतनी बात समझ में आई? और साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है तो मेरे दोस्तों आपको चार्ज की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और चार्ज और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर सेम टाइप से ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग ज्यादा हुई, बढ़िया ओवरलैपिंग, सेम टाइप के ऑर्बिटल है सेम एनर्जी वाले, तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाए तो बांड छोटे हो जाएंगे, अगर बांड लेंथ छोटी हो गई तो भी म्यू की वैल्यू घट जाएगी,
यहाँ पर बाकी तो सारी चीजें ठीक है, बट यहाँ जो फ्लोरीन के केस में आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन आया होगा, तो कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल है, सेम ऑर्बिटल है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, बाड आपका हो जाएगा 60, और बाड 60 होने से जो म्यू की वैल्यू है वो घट जाती है, क्योंकि म्यू की वैल्यू में डिस्टेंस और चार्ज दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। इसलिए इसमें आपको परेशान नहीं होना, ये सीक्वेंस आपका इस तरह से काम करता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, लीस्ट बॉन्ड मोमेंट, बार बार बताएं कि आपका काम हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ से आपका मैक्सिमम काम चल जाता है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आपको लगे तो आपका डिस्टेंस पर भी आप गौर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, लीनियर मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट, लीनियर मॉलिक्यूल है फिर भी डायपोल मोमेंट है, कुछ आप कहना चाहोगे? इस मॉलिक्यूल को एक बार आप देखिए, और देखने से आपका पता चल जाएगा, क्योंकि n डबल बॉन्ड वो, और इस तरह से जो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि इस मॉलिक्यूल में लीनियर होने के बावजूद भी डायपोल मोमेंट है। अगला क्वेश्चन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड, नॉन प्लेनर, ये गलत शब्द है, नॉन पोलर, BF3 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट इज लीस्ट, सबसे कम किसके लिए है? BF3 आ जाओ भैया, जीरो, जीरो भैया, रेगुलर ज्योमेट्री, सेम एटम, कुछ कहने की जरूरत, बांड भले पोलर है बट डायपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि इस बांड का जो नेट होगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों के नेट के इक्वल होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो। डायपोल मोमेंट हाईएस्ट किसके पास है? हाँ, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा रहा, हम आपका स्ट्रक्चर बना के देते हैं, आप बता दीजिएगा किसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ जाओ भैया, BF3 है ना, यहाँ देख लो भैया, वैसे तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, बट एक बार इसमें कंपैरिजन करने के लिए आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत? डायपोल मोमेंट मैक्सिमम, ये फिर वही आपका आ गया, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो का मतलब बेंजीन में एक ग्रुप आप लगा दीजिए, और उसके बाद में उसका पहला पोजीशन आर्थो, फिर ये मेटा, ये पैरा, तो एक बार यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो, अगर हम यहाँ लगा दे रहे हैं तो ये आपका आर्थो हो गया, आप यहाँ पर लगा दीजिए, मेटा हो गया, यहाँ पर आप लगा दीजिए उसके अपोजिट वाले पोजीशन पर, तो पैरा हो गया, CCl4, तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना क्या करें, इसका तो रेगुलर ज्योमेट्री है और सेम एटम है, तो इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, म्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप देख रहे हो भैया, यहाँ देख लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ पर एंगल ज्यादा है, यहाँ पर एंगल ज्यादा, cos थीटा की वैल्यू आप लगा करके देख लीजिएगा, यहाँ पर एंगल कम है, यहाँ cos थीटा की वैल्यू लगाओगे, और ऐसी सिचुएशन में जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। ये फार्मूले को आप बहुत अच्छे से समझिए, कंपैरिजन करने में बहुत मददगार होता है, क्योंकि थीटा का कंपैरिजन कर लीजिए, थीटा के कंपैरिजन से अच्छे समझ जाएंगे, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है cos थीटा की वैल्यू घटती है, वैसे वैसे आगे की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। समझ पा रहे हमारी बात? डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर, भैया इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट रखें, बाकी अगर आपको मौका मिले तो चार्ज इंटू डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप बता दीजिएगा, इसके जो यूनिट होती है वो होती है डी बाई, एक साइंटिस्ट। AX2 टू लोन पेयर है ए के ऊपर, इसका शेप कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, ये H2O मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, द्विलोन पेयर, द्विलोन पेयर, बताने की जरूरत है, इसे आप वी शेप में कहो, इसे आप बेंट कहो, इसे आप एंगुलर कहो, जो आपका मर्जी आए वो कहो, कोई दिक्कत आपको? ये जो आपका मॉलिक्यूल है, अगला क्वेश्चन जो आपका है कन्वर्जन, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू भी आप लोग लर्न करके रखें।
क्योंकि डायपोल मोमेंट को हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक तो ईएसयू में और दूसरा आपका इसमें। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो अब हम आगे बढ़े, तो इस सेशन को अब हम बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम छोटी छोटी बातें कर रहे थे, अब आगे का सेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नोट रखें 112, और हम लोग इस सीरीज के हाफ पर पहुंच चुके हैं, 112, तो 113 पर हम लोग बात करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं और बहुत ही जल्दी तुरंत बैक टू बैक इसका दूसरा सेशन भी हम आपके साथ लेकर के आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।